साइंस के अंतर्गत आज गुरुत्वाकर्षण के कुछ टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें थर्ड पार्ट रहेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत और उसका अनुप्रयोग क्या है और उत्प्लावकता किसे कहते हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। और इस बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कील पानी में डूब जाती है। क्यों डूबती है कील पानी में? एक इतना बड़ा जहाज़ होता है, वो पानी में बिल्कुल तैरता है। एक इतने बड़े नाव में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो पानी में तैरता है। परंतु एक छोटा सा कील का टुकड़ा अगर कोई हम पानी में फेंकते हैं, वो डूब जाता है। एक बड़ा कोई तख्ती अगर हम चौड़ी तख्ती अगर पानी में डालते हैं तो वो तैरती है। एक खाली बोतल जो ढक्कन लगा हो जिसमें, वो तैरता है। एक वही बोतल के अंदर अगर पानी अगर चले जाता है तो वो नीचे डूब जाता है। ऐसे कुछ आपने उदाहरण आपने रोज़ आप देखते हैं। तो इसी से ये निकलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसे कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था। क्या है उस सिद्धांत में? जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसको उन्होंने क्या कहा? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। किसी तरल में कोई वस्तु डुबाई जाती है तो एक बल लगाता है वो, ठीक है, एक बल का अनुभव वहाँ पर होता है। तो वो बल कितना होता है कि उसके द्वारा जो हटाए गए पानी के या तरल के भार के बराबर वह बल होता है। ये आर्किमिडीज ने कहा था। आर्किमिडीज के सिद्धांत का जो अनुप्रयोग है, इसका अनुप्रयोग कहाँ पर है? देखिए, जो बड़े बड़े आपके पनडुब्बी बनते हैं, जलयान बनते हैं, उनका जो डिजाइन होता है, नाव बनते हैं, पानी में चलने वाले आजकल मोटर बोट हैं, उनका जो डिजाइन है तो इसी सिद्धांत के अनुसार बनता है। क्योंकि वो जो पानी में तैरने का क्या नियम है उसमें, अभी और हम इसमें आगे जाएंगे। आप एक सिद्ध घनत्व पानी की तुलना में उसको समझेंगे, और एक उत्प्लावक बल, जो उत्प्लावन बल जिसे कहते हैं, वो क्या होता है उसको समझेंगे। फिर और आपको इसमें और प्रोग्रेस होगी। तो आर्किमिडीज सिद्धांत का जो अनुप्रयोग है वह किसमें है? कहाँ पर यह सिद्धांत लागू होता है? जहाँ पर जो चीज़ पानी में तैरती है वहाँ पर। अब पानी में तैरने वाले जितने भी आपके पानी में तैरने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो मोटर बोट हो, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे पानी का जहाज हो, और इसके अलावा भी जैसे दूध मापने वाला एक यंत्र होता है, वो भी इस नियम के अनुसार ही उसमें भाई कितना दूध है, कितना पानी है, इसी नियम के अनुसार दूध और पानी, दूध में कितना पानी मिला है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको समझने के लिए एक चीज़ और है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक है, और घनत्व का मात्रक जो है किग्रा प्रति मीटर का क्यूब है, और घनत्व भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्राय किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त किया जाता है। तो क्या कहेंगे? किसी पदार्थ का जो आपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। क्या हो गया? आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व का एक अनुपात है, जिसे कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का मतलब किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, जिसे कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक इसका नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हमारा है कि उत्प्लावकता। उत्प्लावकता आपने देखा होगा ना, ये खाली बोतल आप लेते हैं ढक्कन लगा के, पेप्सी या जो भी कंपनी के आजकल बहुत सारे पेय पदार्थ हैं, उनके खाली प्लास्टिक की बोतल आते हैं, तो उनको आप डुबाते हैं ढक्कन लगा के, तो ऊपर की ओर एक बल लगता है। वो आप बाल्टी में कितना डुबा के देखिए, कभी बाल्टी में डुबाएंगे आप, ऊपर को आता है, ऊपर को आते रहता है।
जितना डुबाएंगे नीचे को फिर ऊपर आ जाता है। किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसी बल को उत्प्लावक बल या उत्प्लावकता कहा जाता है। ठीक है, जो बल ऊपर को लग रहा है किसी द्रव में, किसी वस्तु को डुबाने पर जो बल ऊपर को लगता है उस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल, और उस चीज़ को कहते हैं उत्प्लावकता। वहाँ पर क्या हो रही है? उत्प्लावकता जनरेट हो रही है। ठीक है, किसी वस्तु का पानी में डूबना, तैरना, ये दो बलों पर निर्भर करता है। एक तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। कोई पानी में तो कब डूबेगी, क्यों नहीं डूबेगी, या पानी में डूब के ही तैरते रहेगी, ये दो बलों पर निर्भर करता है। एक तो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल है उत्प्लावन बल। ऊपर की ओर मैंने कहा ना, उछाल बल भी कहते हैं, जो ऊपर की ओर उछालता है, उछाल बल या उत्प्लावन बल, और गुरुत्वाकर्षण बल, दो बलों पर निर्भर करता है। देखिए, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु क्या हो जाएगी? पानी में डूब जाएगी। ठीक है, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। भार अधिक है ना, भार अधिक है, उत्प्लावन बल कम लग रहा है तो पानी में डूब गया। इसका उल्टा, भार कम और उत्प्लावन बल अधिक, तो तब वो पानी में तैरेगी, तब पानी में तैरेगी। भार अधिक होने पर, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु पानी में तैरेगी। ठीक है, दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। मतलब भार अधिक नहीं होना चाहिए। भार अधिक होगा उत्प्लावन बल से तो पानी में डूब जाएगा, भार कम होगा उत्प्लावन बल से तो पानी में तैरेगा। बस जो कील है, आप कील का उदाहरण दे रहे हैं, तो कील का जो भार अधिक होता है और उत्प्लावन बल कम होता है, तो इसलिए कील जो है डूब जाती है। और एक बड़ा जहाज होता है जिसका उत्प्लावन बल अधिक होता है और भार कम होता है, क्योंकि वो बहुत चौड़ा एरिया उसका होता है, तो इसलिए उसका जो उत्प्लावन बल है अधिक लगता है, उसमें एरिया भी चौड़ी हो जाती है ना, तो उत्प्लावन बल अधिक लगता है, भार कम होता है, इसलिए वो पूरे पानी में तैरती है। तीसरी कंडीशन है कि जब दोनों बराबर हो जाते हैं, किसी वस्तु का भार तथा उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है तो वस्तु पानी में पूरी डूबकर तैरती रहेगी, डूबी भी रहेगी, तैरेगी भी ना, नीचे नहीं जाएगी वो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में वो मतलब जल में डूबते हुए तैरेगी जब दोनों बराबर हो जाते हैं, उसके उत्प्लावन बल तथा उसका भार। ठीक है, ये कंडीशन आती है। इसके अलावा आप इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, दाब किसे कहते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं? किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगा हुआ बल जो है प्रणोद कहता है। ऊपर इसका आशाय मात्रक है न्यूटन, न्यूटन जो बल का मात्रक वही प्रणोद का मात्रक भी होता है। दाब आपने नाम सुना होगा, दाब शब्द से आप परिचित होंगे। दाब वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगा हुआ एक बल है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और पास्कल इसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक। ठीक है, अब पिन या कील का सिरा नुकीला क्यों होता है? एक प्रश्न आता है, पिन या कोई भी कील का सिरा नुकीला क्यों होता है? आप देखते हैं ना कोई भी पिन, तो उसके निकले सिरे का जो क्षेत्रफल है होता है बहुत कम हो जाता है। जब पिन के चपटे भाग या शीर्ष पर बल लगाते हैं तो उस तरह के लंबवत लगता है, तो यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है और पिन आसानी से सतह के अंदर चले जाती है। मतलब जो नोक है पिन की, उस नोक पर पूरा बल उस नोक पर लगता है। अब नोक अगर चौड़ी होगी, नोक नहीं होगी, चौड़ी होगी, तो पूरा बल जो है फैल जाएगा वो। ठीक है, तो जब नोक होगी तो पूरा बल उस क्षेत्र में लगाता है उसका जो है, इसीलिए एक पिन या कील का जो सिरा होता है नुकीला होता है, तो उसका क्षेत्रफल बहुत कम वहाँ पर होता है, पिन आसानी से अंदर की ओर चले जाती है। ठीक है, दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक है, ये कुछ तथ्य हैं, इनको भी देखेंगे। उत्प्लावकता आपने देख लिया, और उत्प्लावकता से आप समझ गए होंगे कि जिसके कारण कोई वस्तु ऊपर की ओर एक बल लगता है,
उत्प्लावन बल उसे कहते हैं या उत्प्लावकता उसे कहते हैं। ओके।